विनोद रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं इन सब चीजों पर। विनोद जी, आपको कैसा लगा आज का बजट? लगता है कि आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए आज जो उम्मीदों का बजट आया है, या उनके लिए भी इस बजट में कुछ खास है? आपको नजर आया कुछ, विनोद जी? नमस्कार आर्य जी और आपके टीवी 100 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बजट को देखने का नजरिया हमको बदलना होगा जी। हम बजट में आज, क्योंकि सस्ता महंगा तो जीएसटी जब आया था तभी हो गया था। कृपया करके मेरी बात को राजनीतिक से ना लिया जाए, मैं अर्थ से बात करूंगा। बिल्कुल, आप राजनीतिक अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, मेरा उससे कोई लेना देना किसी तरह का नहीं है, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह से बजट आज का आया, देखिए जैसी देश की जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं, जिस तरह से दुनिया के अंदर वॉर्स चल रही हैं, जिस तरह से टैरिफ के इश्यूज हैं, जिस तरह से एक्सपोर्ट्स रुका हुआ है, इस सबको देखते हुए कहीं ना कहीं उसके बावजूद इस तरह का बजट लाना और किसी तरह का नया टैक्स ना लगाना, हर बार इंसेंटिव नहीं दिए जा सकते। पिछली बार बहुत अच्छे इंसेंटिव दे दिए गए थे, इस बार एक बैलेंस्ड बजट आया है। यहां पर क्या सबसे बड़ी बात आप देखिए आर्य जी, कहीं पर भी कोई किसी किस्म की सब्सिडी और फ्री भी अनाउंस नहीं किए गए जैसे पहले कभी कभी किए जाते थे। तो कोई वोट पॉलिटिक्स इसमें इस बार कम से कम, हो सकता है चुनाव ना हो कहीं पर इस वजह से हो, वो मेरे राजनीतिक मित्र उसका मायने निकाल सकते हैं कि इस बार जरूरत नहीं थी तो नहीं किया, वो उनका अपना है। 2026 में भी चुनाव है और 2027 में भी चुनाव है। 26 की बात करें तो पश्चिम बंगाल सहित लगभग 3-4 राज्यों में चुनाव है। 27 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव है सर, और कहा यह जा रहा है कि इसलिए इन राज्यों को कुछ ना कुछ मिला है। चुनावी बजट विपक्ष से बता रहा है विनोद जी। अगर आप देखें ध्यान से तो ज्यादा जो बजट का एलोकेशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, केपेक्स पर है, क्योंकि इस देश की जो जरूरत है इस वक्त, अगर आपको दुनिया के साथ कंपीट करना है तो आपको इंडस्ट्री लगानी होगी, आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा। अगर आपको चाइना की जगह लेनी है तो पूरी दुनिया इस वक्त चाइना के साथ काम नहीं करना चाहती, भारत उसके अंदर बहुत अच्छे से वेल एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन उसके साथ साथ भारत को ऐसे इंसेंटिव्स देने होंगे जिससे कि इंडस्ट्रीज लगे। जितनी ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी उतना रोजगार बढ़ेगा, उसी से एंसिलरी इंडस्ट्री आएगी, उससे आगे जिसको हम बोलते हैं उसके साथ जो मिलती हुई इंडस्ट्रीज है जो काम करेंगी उनके साथ भी रोजगार मिलेगा। अभी तक भारत जो है एक सर्विस इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा है। जैसे एप्पल ने अभी एज ए असेंबलर अपने जो मोबाइल फोन्स जो है वो एक्सपोर्ट किए यहां से। डिस्पाइट टैरिफ हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को एप्पल फोन से था। तो इसी तरह से आप देखिए, तो उस तरह से अगर मैं देखता हूं कि ये बहुत बैलेंस्ड बजट है। हालांकि मैं जब एक सिटीजन की तरह से सोचता हूं, एक टैक्स प्रोफेशनल की तरह एज ए इकोनॉमिस्ट सोचता हूं, तो मुझे लगता है काफी कुछ रैशनलाइजेशन किया, बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस थी जिससे लिटिगेशन कम होगा। लेकिन उसके साथ साथ जब मैं एज ए सिटीजन सोचता हूं तो मुझे लगता है मैं 12 महीने इंतजार करता हूं इसे एक दिन के लिए। विनोद जी, आप इस चीजों पे बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं, बारीकी से समझते हैं, तो ये एक चीज समझाइए मुझे, जो सेमीकंडक्टर को लेकर 40,000 करोड़ का जो प्रस्ताव दिया गया है, इससे ये माना जा रहा है कि चीन पर जो निर्भरता थी वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगी, अगर मैं गलत नहीं हूं? थोड़ा आसान शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करिए हमारे दर्शकों को, विनोद जी। देखिए, सेमीकंडक्टर के लिए बात पिछले 3 बजट से हो रही है और सरकार उस पर बिल्कुल काम कर रही है। अल्टीमेटली हम सेमीकंडक्टर के सबसे बड़े दुनिया के सप्लायर बनना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैजेट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स भारत के अंदर बनने शुरू हो गए हैं। जैसे ही वो उसके अंदर चलेंगे, उसके ऊपर इसीलिए एलोकेशन किया गया, एआई पर एलोकेशन किया गया, ताकि वहां से रोजगार पैदा किया जा सके। आप देखिए रिन्यूएबल एनर्जी, आपने खाली सेमीकंडक्टर कहा, मैं और ऐड कर देता हूं, रिन्यूएबल एनर्जी पिछले 10 साल में, रिन्यूएबल एनर्जी पिछला जितना 65 साल में काम हुआ था उतना 10 साल में हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टेक्नोलॉजी नई है, तो नेचुरली वो नई अभी आनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। 65 साल पहले इसकी कोई बात ही नहीं करते थे, जरूरत ही नहीं थी। हम लोग उस पावर कट के युग से बड़े होकर के सब आए हुए, मेरी उम्र के कुछ लोग बैठे हैं जो समझते हैं जब 12-12 घंटे बिजली नहीं होती थी, जब हमारे यहाँ पावर कट्स होते थे तो हम कैसे जिया करते थे जनरेटर्स पर। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है, जिस तरह से पावर के जनरेशन में हम आत्मनिर्भर हुए, उसी तरह से मुझे लगता है अब समय आ गया है हमें पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि इतना सब मान चुके हैं
कि भारत का जो अपर हैंड है वो सर्विस इंडस्ट्री पर है। सर्विस सेक्टर के अंदर जो हमारी धाक है, इसी वजह से आज अमेरिका की सब कंपनियों के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको भारतीय मिलते हैं। उसका कारण है कि वो सर्विस इंडस्ट्री में जो हमारा दिमाग चलता है, शायद उतना हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं कर पा रहे। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे इंडस्ट्रियल जो मित्र हैं वो काम नहीं करते, लेकिन उनको शायद ऐसा माहौल नहीं मिला हुआ या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला जिस वजह से वो नहीं लग पाया। तो अब वो माहौल हमें पैदा करना होगा। और मुझे 20 साल हो गए बजट कवर करते हुए, आज पहली बार ऐसा लगा एक बजट जिसके अंदर कोई टैक्स लगने की बात नहीं है। टैक्स घटाने की उम्मीद सबको थी कि घट जाएगा, तो लेकिन घटा तो नहीं, पर कम से कम बढ़ा भी नहीं। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इस बजट को बिल्कुल बैलेंस्ड मानता हूं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिस हालात में से अभी हम सब लोग गुजर रहे हैं, और पॉपुलेशन की बात की 140 करोड़, जब ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो डिमांड्स भी उसी तरह की रहती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी वैसी रहती हैं। सब्सिडी या फ्रीबी से आप एक वक्त का खाना खिला सकते हैं, दूसरे वक्त के लिए वो फिर दोबारा से आपके सामने खड़ा हो जाता है आके। लेकिन जब आप किसी को रोजगार देते हैं, जब हाथ को काम दे देंगे, तो अपना कमाएगा, अपने परिवार को भी चलाएगा। सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है रोजगार कैसे पैदा किया जाए। और तीसरी बात जो मैं 1 मिनट और दूंगा आपका, जो मेरा फोटे है, जहां मैं टैक्सेशन पर बात करता हूं, टैक्सेशन के अंदर सिर्फ रेट्स वाला एस्पेक्ट छोड़ दिया जाए जहां पर मायूसी दिखाई देती है। उसके अलावा जितनी पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन, छोटे लोगों को छोड़ दिया गया है कि 20 लाख तक का अगर आप छोड़ भूल गए हैं, कोई ऑनेस्ट आपसे मिस्टेक हुई है, आप उसको ठीक कर लीजिए। 6 महीने का समय दिया गया। रिवाइज रिटर्न बढ़ाने का टाइम बढ़ा दिया गया, रिवाइज रिटर्न फाइल करने का। अपडेटेड रिटर्न आपको 4 साल की एक्स्ट्रा मिल गई। अगर आपका केस रीओपन हो गया, आप तब भी टैक्स देकर के बाहर आना चाहते हैं, आप आ सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है लिटिगेशन में जाने की। बिल्कुल विनोद जी आते हैं आपके पास और आपके हिसाब से ठीक है विनोद जी आते हैं आपके पास। विनोद जी 29 जनवरी को एक रिपोर्ट आई थी, सरकार की ही अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट थी। उसमें कहा गया था कि जो राज्य हैं वो फ्री फीस देते हैं वो 5% से ज्यादा हो चुका है। यानी कि जो रोड के खर्चे हैं, रोड बनाने हो, स्कूल बनाने हो, शिक्षा से जुड़े हो, इन पे पूरा बजट खर्च नहीं हो पाता। यानी कि सरकार को पहले से पता था कि इतना पैसा नहीं है, उस हिसाब से ये बजट लाया गया है, इसलिए टैक्स स्लैब जैसे चीजों पर बड़े बदलाव नहीं किए गए, और जो आम जनता की जिन पर निगाहें थी उन पर कुछ बड़े बदलाव नहीं किए गए। विनोद जी नहीं, देखिए, जहां तक टैक्स के स्लैब्स के बदलाव की बात थी, तो वो तो पहले भी उम्मीद कोई थी नहीं, क्योंकि पिछले साल ऑलरेडी 12 लाख तक आपकी हमारी इनकम टैक्स फ्री हो गई है, मतलब 1 लाख रुपए महीना। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखिए 3000 रुपए पर डे कोई आदमी कमाता है, तो उसका इनकम जो है टैक्स फ्री है आज। आप देखिए इतनी इनकम तो है भी नहीं किसी की, फिर उस पर इशू जाएगा कि बड़े लोगों के लिए है, जबकि ये एक आम आदमी की आज की डेट में 40-50 हजार रुपए तनख्वाह है, वो सबकी इनकम टैक्स फ्री हो गई, तो उस पर जो वो टैक्स देता था वो उसके पास पहुंचा। उसके बाद जीएसटी में रिफॉर्म्स किए गए, जीएसटी से पहुंचा। अभी आपने जो सवाल उठाया इस बजट में, जो इकोनॉमिक सर्वे की आपने बात की, जो 2 दिन पहले आया था, जहां स्टेट्स के बजट स्पेंड नहीं, खर्चे पूरे नहीं हुए, खर्च नहीं हुआ पैसा। देखिए, वो स्टेट्स को कुछ पैसा दिया जाता है, वो इशू इस तरह का था, स्टेट्स को पैसा दिया जाता है तो स्टेट्स उसको खर्च नहीं करती हैं। वो उस सिलसिले में बात की कि उनका 5% पैसा खर्च ही नहीं होता है। तो बेसिकली वो खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि वो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मैं फिर कहूंगा कि वो किसी भी देश के पहिए को चलाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब 1 रुपया खर्च होता है तो उसका 3 गुना वापिस आता है। ऐसा इकोनॉमिक्स का जो कैलकुलेशंस है हमारी, वो कहती है कि अगर आप सड़क बनाने पर 1 रुपया खर्च करते हैं तो रोजगार की शेप में, मटेरियल की शेप में बहुत लोगों को काम मिलता है, तो वो 3 गुना इकोनॉमी में वापस कंट्रीब्यूट करता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो वो खर्च होता है। तो उसका तात्पर्य उससे था। जहां तक टैक्सेस को ना छेड़ने की बात थी, तो उसकी वजह तो सिर्फ इतनी है, हालांकि कुछ किया जा सकता था, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं सभी पैनलिस्ट से कि थोड़ा बहुत किया जा सकता था। मैं सुबह से कह रहा हूं कि एक स्वीट बॉक्स की तरह से दिया जा सकता था, क्योंकि नया इनकम टैक्स का कानून आ रहा है कैपिटल से, तो कम से कम ये कहा जाता था नया कानून, उसके साथ या इंसेंटिव, वो एक छोटा सा, एनीवे वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब आते हैं दूसरी बात पे। ये क्योंकि ये बजट इस तरह का था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं थी करने की, तो रैशनलाइजेशन किया, क्योंकि नया आयकर का कानून आ रहा है 1 अप्रैल से, उसके अंदर ऑलरेडी चीजें तय हैं। नई चीज जब आ रही है तो उसको अभी से मॉडिफाई करना समझदारी नहीं होगी। जैसे वो चीज आएगी, फिर अगर कोई समस्या आएगी तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। दूसरी बात, अब उसके अंदर जो पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशंस हैं, वो मैं थोड़ा सा यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि वो जो छोटी पेनल्टीज हैं,
अगर कोई व्यक्ति जिसके पास 20 लाख रुपए का फॉरेन एसेट था, कहीं पे भी मान लीजिए कोई बच्चा जॉब करने गया था बाहर, उसको उसकी कंपनी ने उसके शेयर्स दे दिए, तो वो डीमैट अकाउंट में रहते हैं। वो यहाँ एम्प्लॉइज को नहीं मालूम था कि हमको ये डिक्लेयर करने हैं। उस पर जो मिनिमम पेनल्टी है वो 10 लाख रुपए है और उस पर सजा का प्रावधान है 7 साल का। तो अभी उन्होंने ये कहा कि अगले 6 महीने के लिए हम इसको हटा रहे हैं। 20 लाख रुपए तक अगर किसी का बाहर है पैसा तो वो अपना डिक्लेयर कर दे। 20 लाख, तो इसमें कोई बड़े लोगों के नाम नहीं है। इसी तरह से टीडीएस के अंदर प्रोसिक्यूशन होता है जिसमें 2-2, 3-3 साल की सजाएं हैं, होती कि ज्यादा लोगों को नहीं है। इस वजह से जो छोटे जो 20-25 लाख रुपए तक है उनको एडिशनल फीस पर दे दिया गया। ऐसे टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट अगर किसी की डिले हो गई है तो उस पर पेनल्टी लगती थी। तो ये सब छोटे लोगों के लिए है साहब, ये बड़े कोई सरमाएदारों के लिए नहीं है, या बड़े जो उद्योगपति है 100 करोड़ वाले, ये उनका कोई माफ नहीं हुआ है। ये माफ जो हुआ है ये जो छोटी जो मिडिल क्लास या स्मॉलर एमएसएमई के लोग हैं जिनसे कंप्लायंस में कोई गलतियां हो जाती हैं, तो वो क्योंकि चोरी तो चोरी है, 1 रुपए की चोरी पर भी उतनी सजा थी और 1 करोड़ पर भी, तो वो छोटे वालियों को डीक्रिमिनलाइज करके और उसको माफ कर दिया गया और बहुत अच्छा स्टेप है। इससे एक्चुअली अदालतों पर बोझ कम पड़ेगा, लिटिगेशन कम होगा, लोगों का पैसा बचेगा अदालत में जाने का। तो ये है ठीक है विनोद जी। आशीष जी,